My dear students, you are most welcome on WS Academy. This is Modern History Lecture. इसमें हमने इमर्जेंस ऑफ गांधी जो है 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया. उसमें हमने पूरा देखा कि गांधी जी जब वो 9 जनवरी 1915 को वापस आए साउथ अफ्रीका से, फिर उन्होंने यहाँ पे कौन कौन से जो है एक्शंस ली, कौन कौन से सत्याग्रह, और उसमें हमने चंपारण, अहमदाबाद, खेदा, फिर उसके बाद हमने रोलाट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह हुआ, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट हमने पढ़ी. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या क्या डिसीजंस लिए गए वो भी हमने देखा. तो आज का जो लेक्चर है उसके बाद आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए जब हुआ था, तो उस टाइम मैंने आपको बोला था जब स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट बंद हो गया तो कुछ नेशनलिस्ट क्या हो गए, वो रेवोल्यूशनरीज बन गए. रेवोल्यूशनरीज में मतलब उन्होंने हीरोइक एक्ट्स किए. तो ऐसे ही जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मैंने आपको बताया चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ, उस वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ करना पड़ा. तो वो विड्रॉ क्यों किया गांधी जी ने, उस पर भी बहुत जो है लीडर्स नाराज़ हो गए थे. तो उसके बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी फिर से स्टार्ट हो गई, क्योंकि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया गया तो उनको लगा कि हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, बहुत एनर्जी लगाई थी, तो इनने क्यों वापस लिया, हमें तो ये कंटिन्यू रखनी चाहिए थी. तो ऐसे कुछ नहीं होगा, इन सब मोमेंट्स से हमें क्या करना चाहिए, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी करना चाहिए. तो इसीलिए आज का जो चैप्टर है, आज का जो लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ किया गया उसके बाद कैसे स्वराज जस्टिस आए. एक स्वराज पार्टी आई थी, कांग्रेस स्वराज पार्टी, वो क्या थी, सोशलिस्टिक आइडियाज़ आए, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई और बाकी नए फोर्सेस. ठीक है, ये सारा कुछ हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे और आज ये इस लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले चले हम देखते हैं कि स्वराज जस्टिस एंड नो चेंजर्स कौन थे. ठीक, स्वराज जस्टिस या नो चेंजर्स कौन थे, राइट. ओके, देखो जेनेसिस ऑफ कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी. जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया, उसको बंद किया गया क्योंकि चोरी चोरा इंसिडेंट में 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया गया. और गांधी जी ने बोला कि मैंने आपको बोला था कोई भी जो मूवमेंट चलानी है वो नॉन वायलेंस के बेसिस पे चलानी है, सत्याग्रह के तरीके से चलानी है. लेकिन जो वायलेंस क्रिएट हुआ तो इसकी वजह से उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया. तो इसी के बाद क्या आई, एक कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी आई. Right? Those advocating entry into legislative councils came to be known as Swaraj Justice. Basically जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया गया, आपको मैंने पढ़ा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कांग्रेस ने बोला था कि जो काउंसिल्स है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, उनको बाइकआउट करो, लॉ कोर्ट्स को बाइकआउट करो, स्कूल्स को बाइकआउट करो, बोला था मैंने. तो फिर जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म हुई तो इन्होंने बोला, कुछ ऐसे लोग सामने आए, कुछ ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने बोला कि अब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में हमें वापस एंट्री करनी चाहिए, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा. और जो वापस जाना चाहते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, उन्हीं को हम बोलते हैं स्वराज जस्टिस. ठीक है, अच्छा, तो ये एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो बोलते थे कि हमें वापस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को ज्वाइन करना चाहिए, इनको हम स्वराज जस्टिस बोलते हैं. लेकिन दूसरा ग्रुप क्या था, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या था, उसमें सी राजागोपालाचार्य था, वल्लभ भाई पटेल था, राजेंद्र प्रसाद था और M.A. अंसारी था. याद रख लेना, कभी क्वेश्चन आ जाता है इसमें से. सी राजागोपालाचार्य, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, M.A. अंसारी जो थे, इन्होंने बोला कि नहीं, हमें ऐसे ही कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए, हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए, हमें कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल को वापस ज्वाइन नहीं करना चाहिए. तो इनका नाम पड़ा नो चेंजर्स. ठीक है, क्या नाम पड़ा, नो चेंजर्स. और स्वराज जस्टिस कौन थे, वो बोलते थे हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में वापस ज्वाइन करना चाहिए. और जो ये थे, ये बोलते थे कि हमें वापस ज्वाइन नहीं करना चाहिए. इनको क्या नाम पड़ा, इनको नाम पड़ा नो चेंजर्स. राइट, शाबाश. नो चेंजर्स अपोजिट काउंसिल एंड entry, advocated concentration on constructive work and continuation of boycott and non-cooperation and quiet preparation for resumption of the suspended civil disobedience program. तो जो ये no changers थे, इन्होंने क्या बोला, हमें काउंसिल्स में वापस एंट्री नहीं करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, अपने ही कंस्ट्रक्टिव वर्क पे फोकस करना चाहिए. मैंने आपको बताया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया था गवर्नमेंट को कि अगर आपने कुछ मेरी शर्तें मानी, अगर नहीं मानी तो मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करूंगा बरदोली गुजरात से. तो इन्होंने नो चेंजर्स ने बोला कि हमें उसी सिविल डिसोबीडियंस जो सस्पेंड की गई सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम, उस मूवमेंट के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, चुपचाप करके हमें कोई काउंसिल एंट्री नहीं करनी चाहिए.
Congress announced the formation of Congress खिलाफत स्वराज पार्टी और सिंपली स्वराज पार्टी। बेसिकली जब इनको लगा कि ये फिर एज एन एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट का जो स्प्लिट हुआ था सूरत स्प्लिट, उनको लगा कि फिर से वही हो जाएगा, तो फिर कुछ करके इन्होंने जब देखा कि इससे हमारा ही नुकसान हो जाएगा, फिर कांग्रेस ने बोला चलो मतलब इनका साथ देते हैं, चलो अगर ये करना चाहते हैं काउंसिल एंट्री, तो इसीलिए वो विद इन द कांग्रेस ये पार्टी बनी, इसलिए इसका नाम रखा गया कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या सिंपली स्वराज पार्टी। ठीक है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या सिंपली स्वराज पार्टी। अब इसका प्रेसिडेंट कौन था स्वराज पार्टी का? CR दास, और सेक्रेटरी कौन था? मोतीलाल नेहरू। तो बेसिकली यही दो इसको ज़्यादा इस पर फोकस कर रहे थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू। ये बोल रहे थे कि हमें वापस एंट्री करनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। शाबाश। अच्छा, स्वराजिस्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो स्वराजिस्ट जो ये थे, जो ये वापस काउंसिल एंट्री करना चाहते थे, इन्होंने क्या बोला कि हमें क्यों करनी चाहिए, किसमें इसमें एंट्री, किसमें काउंसिल्स में एंट्री। The Swarajists had their reasons for advocating the entry into councils. ठीक है, entering the councils would not negate the non-cooperation program. In fact, it would be like carrying on the movement through other means, opening a new front. तो ये जो स्वराजिस्ट है ना, इनने बोला अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में वापस जाएंगे, वापस ज्वाइन करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ब्रिटिशर्स का साथ देना, इसका मतलब ये नहीं कि हमने आज़ादी का स्वराज का कॉन्सेप्ट छोड़ा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि जो अभी कोई मूवमेंट नहीं चल रही है, हम एक नए फ्रंट पे लड़ेंगे, हम काउंसिल्स में अंदर जाके लड़ेंगे। ठीक है। In a time of political vacuum, council work would serve to enthuse the masses and keep their morale up. Entry of nationalists would deter the government from stuffing the councils with undesirable elements who may be used to provide legitimacy to government measures. तो इन्हें बोला कि ये भी पॉलिटिकल वैक्यूम है, अगर हम वापस काउंसिल्स में जाएंगे, लोगों को भी लगेगा, हिंदुस्तानियों को, कि नहीं हमारे बंदे जो है पावर में है थोड़े से, और हमें उनको जो अगर ब्रिटिशर्स हमारे बगैर ही काउंसिल्स चलाएंगे तो वो कुछ भी गलत काम फिर से ऑर्डर्स निकाल सकते हैं, तो एटलीस्ट हम उनको रोक सकते हैं काउंसिल्स में जाके। तो हम एज अ डिफरेंट फ्रंट काम करेंगे, लेकिन हमारा मोटिव बेसिकली वही रहेगा। Councils could be act as arena of political struggle. There was no intention to use the councils as organs for gradual transformation of colonial rule. इनने बोला कि हमें कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि हम कॉलोनियल रूल जो ब्रिटिश राज है, बरतानिया लोगों का राज है, उनको हम सपोर्ट करेंगे, अलबत्ता हम इसको भी ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रगल ले लेंगे और वहाँ से अपना काम करेंगे। ठीक है, तो ये किनका कहना था? ये स्वराजिस्ट का कहना था। अच्छा, नो चेंजर्स आर्ग्यूमेंट। अब ये जो नो चेंजर्स है ना, ये जो बोलते थे कि हमें जो है काउंसिल एंट्री नहीं करनी चाहिए, ये क्यों बोलते थे? नो चेंजर्स आर्ग्यू दैट पार्लियामेंट्री वर्क वुड लीड टू नेग्लेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव वर्क, लॉस ऑफ रेवोल्यूशनरी ज़ील एंड टू पॉलिटिकल करप्शन। तो इनका कहना था कि अगर ये वापस काउंसिल एंट्री इन्होंने की, काउंसिल्स में वापस गए, तो इससे क्या हो जाएगा, वो उनको फंसा देंगे, ये भी करप्ट हो जाएंगे, और ये जो हमारा कंस्ट्रक्टिव वर्क है वो मतलब सेकेंडरी लेवल पे जाएगा, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, और जो हमारा रेवोल्यूशनरी ज़ील है अभी हम स्वराज लेने के लिए, वो ख़त्म हो जाएगा। एग्री टू डिसएग्री। अब लेकिन फिर इनको मानना ही पड़ा कांग्रेस को। बोथ साइड्स आल्सो रियलाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ पुटिंग अप अ यूनाइटेड फ्रंट टू गेट अ मास मूवमेंट टू फोर्स द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। बोथ साइड्स एक्सेप्टेड द नेसेसिटी ऑफ गांधीज लीडरशिप ऑफ अ यूनाइटेड नेशनल फ्रंट। लेकिन दोनों को, स्वराजिस्ट को, नो चेंजर्स, दोनों को लगा कि लेकिन हमें यूनाइटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यूनाइटेड नहीं रहेंगे लॉस हमारा ही होगा। ठीक है, लॉस हमारा ही होगा, और गांधी जी की जो लीडरशिप है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कीपिंग दीज फैक्टर्स इन माइंड, अ कंप्रोमाइज वॉज रीच्ड एट अ मीटिंग इन September 1923. The elections to the newly constituted Central Legislative Assembly and to provincial assemblies were to be held in November 1923. तो इनके बीच में एक कॉन्सेंसस हुआ कि हमें अलग अलग नहीं होना चाहिए, हमें एक ही यूनाइटेड फ्रंट पे ही ये इनको फेस करना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ से इलेक्शंस भी आने वाले थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के और प्रोविंशियल असेंबलीज़ के। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जो जैसे पार्लियामेंट का भी होता है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ मतलब जैसे स्टेट्स में होता था। तो वो नवंबर 1923 में वो इलेक्शंस भी होने वाले थे। तो जो स्वराजिस्ट थे उनका यही इरादा था कि वो इलेक्शन लड़ते।
The Swarajist Manifesto for elections released in October 1923, the Swarajist Manifesto took a strong anti-imperialistic line. The points put forward were as follows. तो स्वराजिस्ट जो ये अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर हुए, इनका अब मोटिव था इलेक्शन लड़ना, आने वाला इलेक्शन। तो इन्होंने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो, जिसमें वो बोलते हैं ना कि हमें क्या क्या करना है, वो उन्होंने रिलीज़ किया और जिसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही चीज़ें लिखी थी। गाइडिंग मोटिव ऑफ द ब्रिटिश इन गवर्निंग इंडिया लेज इन सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री। तो इनका मानना था कि हम एक्सेप्ट करते हैं जो ब्रिटिशर्स का जो बेसिकली मोटिव है ना, ये अपने इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे रूल कर रहे हैं। सो कॉल्ड रिफॉर्म्स वर ओनली अ ब्लाइंड टू फर्दर द said interests under the pretense of granting a responsible government, the real objective being to continue exploitation of the unlimited resources of the country by keeping Indians permanently in a servant position to Britain। और इन्होंने ये भी लिखा था स्वराज जस्टिस ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि जो इनका ब्रिटिशर्स का रूल था वो सिर्फ इसलिए यहाँ पे हमारे रूल करे, हमारी बहबूदी के लिए नहीं कर रहे, हमारे इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहे, ये खुद के लिए रिसोर्सेज यहाँ से लूट रहे हैं अपने इंग्लैंड के लिए, और ये चाहते हैं कि हमें अपने अंडर करके रखना और यहाँ से रिसोर्सेज लूट लेना। स्वराज जस्टिस वुड प्रेजेंट द नेशनलिस्ट डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट इन काउंसिल। और इनका ये कहना था कि हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने जो यहाँ पे इंडियंस हैं, उनकी डिमांड जो वो चाहते हैं सेल्फ गवर्नमेंट काउंसिल्स में, तो वो डिमांड हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। If this demand was rejected, they would adopt a policy of uniform, continuous and consistent obstruction within the councils to make governance through councils impossible। और उन्होंने बोला अगर हमें ये सेल्फ गवर्नमेंट इन काउंसिल्स में नहीं दिया गया और अगर हमारी डिमांड्स को नहीं माना गया तो हम काउंसिल्स को यूज़ करेंगे कि हम जैसे अपोजिशन, एज एन अपोजिशन हर एक एक्ट को हम अपोज करेंगे, हम कोई गवर्नेंस का काम नहीं होने देंगे। Councils would thus be wrecked from within by creating deadlocks on every measure। तो इन्हें बोला कि जो काउंसिल्स हैं हम उनको क्या करेंगे, हम उनको रोक देंगे, डेडलॉक क्रिएट करेंगे, हम कोई बिल ही नहीं पास होने देंगे अगर उन्होंने हमारे डिमांड्स को जो है पूरा नहीं किया। गांधी जी इज एटीट्यूड। अब गांधी जी ने कौन सा वाला एटीट्यूड दिखाया है इस पे, राइट? Gandhi was initially opposed to Swarajist proposal of council entry, but after his release from prison on health grounds in February 1924, he gradually moved towards a reconciliation with the Swarajists। पहले तो वो भी अपोज कर रहे थे कि ऐसे काउंसिल एंट्री नहीं करो, लेकिन जब उनको पहले अरेस्ट किया गया था ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद, तो उसके बाद फरवरी 1924 को उनकी सेहत बिगड़ गई थी, हेल्थ ग्राउंड्स पे उनको रिलीज़ किया गया। तो फिर लास्ट में उन्होंने भी रिकॉन्साइल किया स्वराजिस्ट के साथ, बोला कि आप काउंसिल एंट्री करो, हम आपके साथ हैं। He felt public opposition to the program of council entry would be counterproductive। उन्होंने बोला अगर हम इंडियंस ही अपने इंडियन साथियों के काउंसिल एंट्री में रोक लगाएंगे या हम इलेक्शंस को उनके अपोज करेंगे तो फिर हमारे लिए ही फिर ये गलत होगा, क्योंकि हम बंटना नहीं चाहते, अभी स्प्लिट नहीं होना चाहते, हमें यूनाइटेड तरीके से काम करना चाहिए। इन नवंबर 1923 इलेक्शंस, अब जब नवंबर 1923 में इलेक्शंस हुए, द स्वराजिस्ट्स हैड मैनेज्ड टू विन 42 आउट ऑफ 141 elected seats and a clear majority in the provincial assembly of central provinces। तो सेंट्रल प्रोविंसेस में इन्होंने क्लियर मेजॉरिटी ली, इन्होंने 42 सीट्स ली आउट ऑफ 141 इलेक्टेड सीट्स। इन्होंने स्वराजिस्ट्स ने इतनी सीट्स ली। देयर वाज अ गवर्नमेंट क्रैकडाउन ऑन रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट्स एंड द स्वराजिस्ट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1924। बेसिकली जो रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट्स थे ना, जो मतलब हीरोइक एक्ट्स करते थे, मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ा भी थे रेवोल्यूशनरीज कैसे काम करते थे, जो भी ऐसे ऑफिशियल जो लोगों को तंग करते थे उनको ये मारते थे। तो फिर स्वराजिस्ट्स ने भी क्या किया, रिज़ाइन किया। बोथ साइड्स केम टू एन एग्रीमेंट इन 1924। तो लास्ट में इन्होंने क्या किया, बेसिकली गवर्नमेंट ने क्यों रेवोल्यूशनरीज इस पे ये किया, क्योंकि रेवोल्यूशनरीज चाहते थे कि लोगों के दिलों से डर निकले ब्रिटिशर्स का, और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स है जो यहाँ पे लोगों को सताते थे उनको मर्डर करे। तो फिर रेवोल्यूशनरीज के एक्ट से बहुत मतलब वो एक बड़ा असर पड़ता था इस पर, तो इसलिए इन्होंने रेवोल्यूशनरीज को थोड़ा सा एक्टिविटीज़ को उनको करप्ट किया। स्वराजिस्ट एक्टिविटी इन काउंसिल्स। अब काउंसिल्स में जब ये स्वराजिस्ट्स गए ना, जब उन्हें इलेक्शन जीती, फिर ये काउंसिल्स में ये किया, ने काम किया। Swarajists lost the support of many Muslims when the party did not support the tenants' cause against zamindars in Bengal। Basically
स्वराज का सपोर्ट बहुत सारे मुस्लिम जो जिनने जीती थी सीटें उनने वापस लिया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम वो उनको बोलते थे कि एक उनका अपना ज़मींदार इशू था एक बंगाल में, जहाँ पे उनको हिंदूज़ के अगेंस्ट जाना था, ठीक है। लेकिन उनने जो स्वराज थे उनने उनकी हेल्प नहीं की, तो इस वजह से मुस्लिम जो सपोर्ट्स थे ना उनके लिए, स्वराज के लिए मुस्लिम सपोर्ट जो था उनने वापस लिया अपना सपोर्ट। रेस्पॉन्स अगेंस्ट स्वराज जस्टिस लाल लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, NC केलकर एडवोकेटेड cooperation with the government and holding of offices wherever possible। देखो अब जो ये स्वराज जस्टिस थे ना, इसमें भी दो ग्रुप्स हो गए। एक तो हो गए रेस्पॉन्सिविस्ट्स। रेस्पॉन्सिविस्ट्स कौन थे? ये थे इनमें से लाल लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, NC केलकर। ये बोलते थे कि हम अपने गवर्नमेंट का जो है ऑफिस है ना, ये हम लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे हमें कहीं पे भी सर्व करना पड़े, कैसे भी करना पड़ेगा, हम ऑफिस नहीं छोड़ेंगे। ये कौन थे? ये रेस्पॉन्सिविस्ट्स थे। दैट मीन्स स्वराज में भी फिर दो ग्रुप्स हो गए। एक तो रेस्पॉन्सिविस्ट्स जिसमें लाल लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, NC केलकर था। Thus, the main leadership of the Swarajist party reiterated faith in mass civil disobedience and withdrew from elections in March 1926। तो बेसिकली ये जो रेस्पॉन्सिविस्ट्स थे इनने बोला कुछ भी हो जाए हम ऑफिस नहीं छोड़ेंगे। तो जो लेकिन बाकी नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट जो बाकी स्वराज लीडर्स थे, जो मेन स्वराज लीडर्स थे, उनने बोला नहीं, अगर ये ऐसे गवर्नमेंट जुल्म करेंगे हमारे इंडियंस के साथ, हमें क्या करना है इस गवर्नमेंट में रह के। तो इनने वापस लोगों के साथ जुड़ गए ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ, और इनने लेजिस्लेचर से विड्रॉ किया मार्च 1926 में। In 1930, the Swarajists finally walked out as a result of Lahore Congress resolution on the Purna Swaraj in the beginning of the civil disobedience movement। और फाइनली सारे स्वराजिस्ट्स वापस ही निकले लेजिस्लेचर से 1930 में। क्यों? क्योंकि 1930 में इसलिए वो वापस निकले क्योंकि 1929 में क्या हुआ था? लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ था। और लाहौर कांग्रेस सेशन में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट फ्रीडम हमें चाहिए। लाहौर जो इंडियन कांग्रेस है, इंडियन कांग्रेस का सेशन 1929 में कहाँ पे हुआ था? लाहौर में, इसलिए उसको लाहौर सेशन बोलते हैं। और उस टाइम प्रेसिडेंट किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और उनने बोला था, रेजोल्यूशन पास किया था पूर्ण स्वराज का, कंप्लीट फ्रीडम का। और उसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। तो इसलिए स्वराजिस्ट ने फाइनली वॉकआउट किया लेजिस्लेचर से, ठीक है। अचीवमेंट्स, अब क्या अचीवमेंट्स निकले इनसे? With coalition partners, they outvoted the government several times, even on matters related to budgetary grants and passed adjournment motions। अब जो किसका हम देख रहे हैं अचीवमेंट्स? हम देख रहे हैं स्वराज जस्टिस का के अचीवमेंट्स। बेसिकली जब जितने टाइम तक ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में थे ना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने गवर्नमेंट के बहुत सारे काम रोक दिए, जैसे जो इंडियंस के इंटरेस्ट के खिलाफ हो रहे थे वो रोक दिए, ठीक है। तो वो काम इन्होंने किया। दे एजिटेटेड थ्रू पावरफुल स्पीच ऑन सेल्फ गवर्नमेंट, सिविल लिबर्टीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन्होंने फिर जो है लेजिस्लेचर्स में जाके सेल्फ गवर्नमेंट पे बहुत स्पीचेस दी, सिविल लिबर्टीज़ पे दी, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे दी। इन्हें बोला आप यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे सिविल लिबर्टीज़ क्यों कर्ब कर रहे हो, आप यहाँ पे प्रेस को क्यों चुप कराते हो, ठीक है, या सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हमें दो, उस पे भी उन्होंने बात उठाई। दैट मीन्स थोड़ा थोड़ा काम इनने उस फ्रंट से भी किया था, क्योंकि एक ही तरीके से आप नहीं ले सकते हो ना कोई चीज़, आपको मल्टी प्रोंगड स्ट्रेटजी अपनानी ही होती है। वल्लभ भाई पटेल वॉज इलेक्टेड स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1925। ये आप याद रख लेना। जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको इलेक्ट किया गया था स्पीकर, किसके लिए? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, ठीक है, 1925 में वल्लभ भाई पटेल को, मतलब ब्रिटिश रूल में भी उनको, क्योंकि जो पहले लीडर्स थे ना हमारे नेशनल स्ट्रगल के, वो बहुत एफिशिएंट भी थे और दे वर ऑफ हाई कैलिबर। तो वल्लभ भाई पटेल जो है वो इलेक्ट किया गया था उनको एज स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1925। राइट, शाबाश। A noteworthy achievement was the defeat of Public Safety Bill in 1928, which was aimed to empowering government to deport undesirable and subversive foreigners। Basically कुछ foreigners थे जो इंडियंस को हेल्प भी करते थे। तो फिर 1928 में क्या इनने लाई? पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल जो है वो क्या करती, वो किस लिए लाई थी गवर्नमेंट ने? कि जो फॉरेनर्स हैं उनको डिपोर्ट करना, यहाँ से भगाना, उनको भेज देना। तो इसलिए ये भी इनने इसीलिए लाई थी कि कुछ फॉरेनर्स जो इंडियंस को सिखाते थे बहुत सारी चीज़ें या उनको हेल्प करते थे, उनको भगाने के लिए। तो 1928 में फिर इसको भी जो है डिफीट किया गया, इसको भी पास होने नहीं दिया। किन्होंने? स्वराज जस्टिस ने, ठीक है। तो इनका भी एक अच्छा रोल रहा। नो डाउट कि इनने मतलब पहले उनसे थोड़ा सा दूरी
हासिल की कांग्रेस से, लेकिन इनका भी अच्छा रोल रहा, काम इन्होंने भी किए. By their activities they filled the political vacuum at a time when the national movement was recovering its strength. और आपको पता है जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया गया, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कुछ साल के बाद स्टार्ट की गई, मास मूवमेंट, लेकिन उस टाइम पे पॉलिटिकल वैक्यूम था ना, उस टाइम पे कोई एज सच मूवमेंट नहीं चल रही थी. उस टाइम पे इन्होंने कुछ करके दिखाया. दे एक्सपोज द हॉलोनेस ऑफ द मोटेफोर्ड स्कीम, क्योंकि जो ये इलेक्शन हुई थी ना वो 1919 मोटेफोर्ड स्कीम पे ही हुए थे ना, जो मोटेफोर्ड चमल्स फॉर रिफॉर्म्स पे एक्ट बना था. तो उन्होंने बोला कि ये खोखले है, इससे कुछ होने वाला नहीं, ये स्कीम भी खोखली ही है. इनकी वजह से हमें ये भी लगा. दे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट काउंसिल्स कुड बी यूज्ड क्रिएटिवली, और उन्होंने ये भी दिखाया कि जब तक ब्रिटिश हमें आज़ादी देंगे तब तक हम काउंसिल्स को भी क्रिएटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं. कैसे? जैसे अगर वो कोई लॉ लाएंगे इंडियंस के खिलाफ, उनको रोक सकते हैं एटलीस्ट काउंसिल में जाके, या हम स्पीच दे सकते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि हमें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच दो, हमें जो है प्रेस हमारा फ्री रखो, सिविल लिबर्टीज़ दो. ठीक है, तो ये सब कुछ कर सकते हैं. राइट तो हमने पढ़ा कि इन्होंने क्या क्या काम किया काउंसिल में जाके. अब ड्रॉबैक्स क्या क्या थे ये भी हम देख लेते हैं. Suffragists lacked a policy to coordinate their militancy inside legislatures with the mass struggle outside. They relied totally on newspaper reporting to communicate with the public. Basically बोला जाता है कि इन्होंने masses के साथ outside coordination नहीं दिखाई, ये सिर्फ communicate करते थे newspapers के through लोगों के साथ. तो an obstructionist strategy had its limitations. Obviously, they could not carry on with their coalition partners very far because of conflicting ideas which further limited their effectiveness. देखो एक तो इनके पास resources कम थे, इनके पास पावर ज़्यादा नहीं था, और इनके जो coalition partners थे, जैसे मैंने मुस्लिम्स का बोला, उन्होंने सपोर्ट ही वापस लिया क्योंकि उनको conflicting आइडियोलॉजीज थे. इनको नहीं आया उनके साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना और उसको थोड़ा फार तक ले जाना उस कोलिशन को, लेकिन उनने जल्दी ही सपोर्ट वापस लिया. दे फेल टू रजिस्ट द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ पावर एंड ऑफिस. और कुछ लोग बोलते हैं कि इन्होंने उस टाइम अपना फ़ायदा उठाया ऑफिस का, तो उनको बेसिकली ये खुश हो गए, ऑफिस देखे, पर्क्स देखे, सैलरी देख के इन्होंने उसको देख के ही काउंसिल एंट्री की और अपने जो है फ़ायदे के लिए. बट उतना भी नहीं है, हमने देखा कि उन्होंने कुछ काम भी किया. दे फेल टू सपोर्ट द पीजेंट्स कॉज इन बंगाल एंड लॉस्ट सपोर्ट अमंग मुस्लिम्स मेंबर्स हु वर प्रो पीजेंट. और मैंने जैसे बोला कि बंगाल में इनने मुस्लिम पीजेंट्स का साथ नहीं दिया क्योंकि वो मुस्लिम्स थे. ठीक है, तो जो भी मुस्लिम मेंबर्स थे ना, जो पीजेंट्स का साथ देते थे, प्रो पीजेंट थे, उन्होंने उनका सपोर्ट वापस लिया. अगर उन्हें थोड़ा सा भी ये दिखाया होता तो वो उनका सपोर्ट वापस नहीं लेते और ये ज़्यादा पावरफुल रहते. बात समझ में आ गई? शाबाश. कंस्ट्रक्टिव वर्क बाय नो चेंजर्स. अब जो नो चेंज, ये तो हम पढ़ रहे थे सवराजिस्टर्स का. अब जो नो चेंजर्स है, जो बोलते काउंसिल एंट्री नहीं करनी है, उन्होंने क्या किया? नो चेंजर्स डिवोटेड देमसेल्व्स टू कंस्ट्रक्टिव वर्क दैट कनेक्टेड देम टू द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ मासेस. नो चेंजर्स ने इतने टाइम में क्या किया? उन्होंने कंस्ट्रक्टिव वर्क पे फोकस किया, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस किया, उन्होंने लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ गए. आश्रम स्प्रेंग अप वेयर यंग मैन एंड वुमेन वर्कड अमंग ट्राइबल्स, लोअर कास्ट एंड पॉपुलर यूज ऑफ चरखा एंड खादी. इन्हें बहुत सारे आश्रम्स बनाए जहाँ पे जो है नौजवान लड़के और लड़कियाँ जाती थी और जो ट्राइबल्स या लोअर कास्ट थे उनको सिखाते थे कि खादी आप बनाओ, आप काम करो, चरखा चलाओ, उससे बहुत फ़ायदा होगा. नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर सेट अप वेयर स्टूडेंट्स वर ट्रेन्ड इन अ नॉन कॉलोनियल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क. और नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए गए जहाँ पे स्टूडेंट्स को सिखाया गया कि कैसे ब्रिटिशर्स कॉलोनियल आइडियोलॉजी और वो हमारे लिए कैसे नुकसानदेह है. Significant work was done for Hindu-Muslim unity, removing untouchability, boycott of foreign clothes, liquor and for flood relief. और इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए बहुत काम किया. नो चेंजर्स ने इन्होंने अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए बहुत काम किया. इन्होंने फॉरेन क्लोथ को बायकॉट करवाया, लिक्वर को बायकॉट किया और जहाँ पे भी फेमाइन आता था वहाँ पे फूड रिलीफ का काम किया. द कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स सर्व्ड एज द बैकबोन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड एक्टिव ऑर्गेनाइजर्स. उसके बाद जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई ना 1930 में, उसके लिए वो तभी हमने स्टार्ट कर पाई जब उन्होंने काम किया था. नो चेंजर्स ने उनने लोगों को जगाया था तब तक. क्रिटिक ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क. अब इनका क्या क्रिटिसिज्म है? नेशनल एजुकेशन बेनिफिट द अर्बन लोअर मिडिल क्लास एंड द रिच पीजेंट्स ऑनली. अब जो इनका क्रिटिसाइज ये है कि जो इन्होंने नो चेंजर्स ने नेशनल एजुकेशन स्कूल्स या कॉलेजेस खोले थे, उन्होंने लोअर कास्ट को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया, उन्होंने अमीर लोगों को और अर्बन क्लास को फ़ायदा पहुंचाया. पॉपुलराइजेशन ऑफ खादी वॉज एन अपहिल टास्क सिंस इट वॉज अ कॉस्टलियर देन इम्पोर्टेड क्लोथ. और जो ये खादी पॉपुलराइज करे थे ना, ये इतना मुश्किल काम था क्योंकि जो हमारे बाहर से मशीन मेड गुड्स आते थे, वो क्लोथ आता था, वो कपड़ा बहुत ही सस्ता था एज़ कम्पेयर टू द खादी. ठीक है,
तो मुझे लगता है आज यहाँ तक रखेंगे, क्योंकि फिर हम कल पढ़ेंगे इमरजेंस ऑफ न्यू फोर्सेस। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी और कहानी की तरफ आपने ये याद रखा होगा। ये सफिशेंट है, इसमें से आपको सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। वंस हम ये कंप्लीट करेंगे इसके बाद हम MCQs कर लेते हैं, ठीक है। सो यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।